जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कॉइल घूमती है तो कॉइल के दोनों एंड्स पर ईएमएफ डेवलप होता है ना। और वो जो ईएमएफ है उसकी वैल्यू टाइम टू टाइम बदलती है, क्योंकि कॉइल के रोटेशन की वजह से टाइम के साथ एंगल बदलता है, एंगल बदलने से ईएमएफ बदलता है, साइनोसॉइडल कर्व बनता है। पूरी साइकिल में, पूरे एक रोटेशन में 2 बार वैल्यू मैक्सिमम, 2 बार वैल्यू जीरो होती है ना। एक बार पॉजिटिव मैक्सिमम होती है, एक बार नेगेटिव मैक्सिमम होती है। तो ऐसा करंट जिसकी वैल्यू टाइम के साथ बदल जाती है ना, उसे हम कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। और ऐसी वोल्टेज जिसकी वैल्यू टाइम के साथ बदल जाती है उसको कहते हैं ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। उसी की हम यहाँ बात करने जा रहे हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्या होता है। एक तो आप सोर्स का सिंबल समझिए। सोर्स मतलब एक ऐसी चीज जो वोल्टेज प्रोवाइड कर रही है, जो सप्लाई कर रही है। एक तो ये सिंबल होता है जो आप 10th क्लास से, उससे पहले से शायद बनाते आ रहे हैं, इसको हम कहते हैं डीसी सोर्स। और यहां पे वैल्यू बदलती रहती है तो वेव बनाई जाती है, और इसको हम कहते हैं एसी सोर्स, या एसी जनरेटर भी कह सकते हैं। ये एसी सोर्स है, ठीक है। इसमें तो V से डिनोट किया जाता है या E से डिनोट किया जाता है। इसमें भी V से कर सकते हो, E से कर सकते हो, या लेकिन वैल्यू E नॉट साइन थीटा रखी जाएगी, या E नॉट साइन ओमेगा टी रखी जाएगी। ये वही वैल्यू है जो हमें पिछले चैप्टर में रोटेशनल ईएमएफ में मिली थी। जैसे जैसे टाइम बदलेगा थीटा बदलेगा, साइन थीटा बदलेगा, और वैसे वैसे ईएमएफ बदलेगा। तो ये जो ईएमएफ है ये टाइम के साथ बदल रहा है, और बदलने को हम कहते हैं ऑल्टरनेशन, ठीक है। तो इसका नेचर है ऑल्टरनेटिंग, इसलिए इसको ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज कहते हैं। और इसकी वजह से जो करंट आएगा उसको ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। देखिए, अब हम करंट की बात कर रहे हैं तो वोल्टेज तो पता है, करंट निकाल लेते हैं। एक रेजिस्टर हमने लिया और उस पे एक एसी सोर्स हमने कनेक्ट कर दी, ठीक है। रेजिस्टेंस है इसका आर, ईएमएफ है ई नॉट साइन थीटा। मजे की बात, जब डीसी सोर्स होती है तो हम एरो लगा के करंट की डायरेक्शन शो कर देते हैं। इसमें हम करंट की डायरेक्शन शो नहीं कर सकते, ना ही करनी चाहिए, क्योंकि कॉपी पे जब आप बना रहे हो तो एरो एक तरफ लगाओगे, या टुवर्ड्स राइट या टुवर्ड्स लेफ्ट, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन यहां तो विद इन ए सेकंड 50 टाइम्स वैल्यू बदल जाती है। एक सेकंड में 50 बार, 60 बार, कभी कभी 100 बार वैल्यू बदल जाएगी। या फ्रीक्वेंसी रखोगे उतनी बार वैल्यू बदलेगी। तो करंट एक बार यूं गया, फिर एक बार यूं गया, फिर एक बार यूं गया, फिर एक बार यूं गया, चलता रहेगा। एक सेकंड में 50 बार वैल्यू बदली तो फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, 60 बार बदली तो 60 हर्ट्ज। इंडिया में 60 हर्ट्ज की सप्लाई आती है, कहीं कहीं 50 हर्ट्ज की आती है। तो यहाँ एरो लगाना गलत है, क्योंकि अगर मैंने ये एरो लगा दिया मतलब करंट इस तरफ है। करंट इस तरफ नहीं है भी और नहीं भी, क्योंकि एक बार फॉरवर्ड, एक बार बैकवर्ड, एक बार फॉरवर्ड, एक बार बैकवर्ड, ये कहानी चलती रहेगी। तो ये लगाना गलत होता है। यहां सिर्फ लिखा जाता है करंट है, एरो अंडरस्टूड है। अच्छा, अब इसकी वैल्यू निकालनी है और इसी के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो सिंपल ओम्स लॉ से, सर्किट है तो ओम्स लॉ काम करेगा, ओम्स लॉ की हेल्प से हम काम कर सकते हैं। तो हम जानते हैं करंट इन द सर्किट I इज इक्वल टू V बाय आर, या V की जगह E बाय आर लिख सकते हैं, और E की वैल्यू है E नॉट साइन थीटा बाय आर। अगर मैं कह देता हूं E नॉट बाय आर इज इक्वल टू I नॉट, तो हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I नॉट साइन थीटा, या हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू, ये जो करंट है ये टाइम पे डिपेंड कर गया, और टाइम जैसे जैसे बदलेगा, जो कि बदलता ही रहता है, तो उसके साथ करंट भी बदलेगा। ऐसा करंट, ऐसा इलेक्ट्रिक करंट जो टाइम के साथ बदल रहा है या टाइम के बदलने से बदल रहा है, इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। इसका ग्राफ प्लॉट किया जाए तो ऑब्वियस है, हम जानते हैं साइनोसॉइडल कर्व बनेगा इस टाइप का, इधर थीटा या ओमेगा टी, इधर करंट, ये मैक्सिमम वैल्यू I नॉट, ये नेगेटिव मैक्सिमम या मिनिमम भी कह सकते हैं, ये पाई बाय 2, ये पाई, ये 3 पाई बाय 2, और ये 2 पाई। ये साइनोसॉइडल कर्व है। ये हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट की कहानी। नोट कर लीजिए एंड टू एंड।
साइकिल के लिए पढ़ेंगे, फिर फुल साइकिल के लिए पढ़ेंगे। हाफ साइकिल मतलब यहां तक, पाई तक। अब एक एवरेज निकालना तुम लोग जानते हो, मैथमेटिक्स में करते आ रहे हो, x1 प्लस x2/2 या x1 प्लस x2 प्लस x3/3, मीन वैल्यू एवरेज वैल्यू। यहां ये काम नहीं करता क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू नहीं है यार, एवरी सेकंड एवरी इंस्टेंट वैल्यू इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। कब तक निकालोगे? मैथमेटिक्स में एवरेज निकालना सिखाया जाता है, आता है किसी को? इंटीग्रेशन से। जिनको नहीं आता समझ में, वो फॉर्मूला याद कर लेते हैं। हाँ हाँ, तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए इंटीग्रेशन की हेल्प ली जाती है प्रॉपर्ली। अब इंटीग्रेशन समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो फिर बच्चे फॉर्मूला याद कर लेते हैं। फॉर्मूला भी याद कर लोगे तो भी काम चल जाएगा। एवरेज वैल्यू जब कोई क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी का फंक्शन होती है, जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि I इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा, इसी का तो ग्राफ है ये। तो हम कह सकते हैं I इज ए फंक्शन ऑफ थीटा या I इज ए फंक्शन ऑफ साइन थीटा। I इज ए फंक्शन ऑफ थीटा, करंट इज ए फंक्शन ऑफ थीटा। तो इंटीग्रेशन से एवरेज कैसे निकालते हैं? उसका तरीका होता है कि जो क्वांटिटी जिसका फंक्शन है, आराम आराम से एक शब्द रिपीट करके बोल रहा हूं ताकि भेजे में घुस जाए, जो क्वांटिटी जिसका फंक्शन है उसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करिए। जो क्वांटिटी जिसका फंक्शन है उसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करिए, और डिनोमिनेटर में जिसका फंक्शन है उसको इंटीग्रेट करिए। आई तो ठीक, नहीं तो फिर बोल देता हूं, फिर लिख के दिखा दूंगा। जो क्वांटिटी जिसका फंक्शन है उसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करिए, डिनोमिनेटर में जिसका फंक्शन है उसको इंटीग्रेट करिए। मतलब यहां करंट इज ए फंक्शन ऑफ थीटा, है ना? करंट इज ए फंक्शन ऑफ थीटा, आई इज ए फंक्शन ऑफ थीटा, दैट इज व्हाई वी विल इंटीग्रेट आई विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी थीटा। करंट थीटा का फंक्शन है, थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, अपॉन में जिसका फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन। दिस इज आई एवरेज। समझ आया? फिर बोल देता हूं, जिसका फंक्शन है उसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, अपॉन में जिसका फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन। लिमिट बाय चॉइस। हाफ साइकिल के लिए चाहिए तो लिमिट रखो 0 से पाई, और जब फुल साइकिल चाहिए तो 0 से खत्म। यही था, बाकी कैलकुलेशन है। अब पढ़े लिखे बालक हो तुम, आई की वैल्यू है क्या? आई नॉट ठीक, कांस्टेंट को बाहर ले आओ, आई नॉट, अंदर साइन थीटा का इंटीग्रेशन डी थीटा के रेस्पेक्ट में। आराम आराम से, किसी बच्चे को ना भी आता हो उसको भी आ जाए। डी थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा का इंटीग्रेशन। फिट जी वाले नहीं आए आज? डी थीटा का माइनस बाहर ले लो, कॉस पाई माइनस कॉस कॉस पाई की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू -1 -1। ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। हाफ साइकिल के लिए आई एवरेज मिल गया।
आई नॉट को अब मैक्सिमम वैल्यू भी कहते हैं, तो उसको लिख सकते हैं, बुक्स में ऐसे भी लिखा मिल जाता है, इसको याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। आपको आई एवरेज के लिए क्या करेंगे, जिसका फंक्शन है उसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, डिनोमिनेटर में जिसका फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन। तो आई का इंटीग्रेशन डी थीटा के रेस्पेक्ट में 0 से 2 पाई, और नीचे डी थीटा का इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई। आई की वैल्यू डाल देते हैं, आई नॉट साइन थीटा डी थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, डी थीटा का इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई। आई नॉट कांस्टेंट है, बाहर आ गया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन डी थीटा के रेस्पेक्ट में 0 से 2 पाई, डी थीटा का इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई। चलिए भाई, आई नॉट साइन थीटा का इंटीग्रेशन अभी आप लोगों ने बताया माइनस कॉस थीटा 0 से 2 पाई, और डी थीटा का थीटा 0 से 2 पाई। माइनस बाहर ले लेते हैं, कॉस 2 पाई माइनस कॉस 0, नीचे 2 पाई माइनस 0, माइनस आई नॉट अपॉन 2 पाई कॉस 2 पाई माइनस कॉस 0, कॉस 2 पाई मतलब कॉस 360 वैल्यू 1 होती है, इसकी भी वैल्यू 1 होती है, 1 माइनस 1 0, और 0 से मल्टीप्लाई होके एवरेज वैल्यू भी 0। तो हमें पता चला कि फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू 0 होती है। ये मैथमेटिकल अप्रोच, थोड़ा दिमाग लगाएं तो वैसे भी हो रहा है भाई। एवरेज वैल्यू एरिया से निकलेगी, जितना एरिया पॉजिटिव है उतना एरिया नेगेटिव है क्या, कैंसिल हो जाएगा क्या, नेट एरिया 0 है क्या, तो एवरेज वैल्यू भी तो 0 है। समझ में आया, आया नहीं आया, नोट कर लीजिए भाई। आरएमएस वैल्यू निकाल रहे थे हम, इसको वर्चुअल वैल्यू भी कहते हैं, और इसी को इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं। समझा दिया था मैंने, एक बार फिर समझा देता हूं, जो बच्चे एब्सेंट हैं उनके लिए एक बार समझ लेंगे कॉन्सेप्चुअली, फिर मैथमेटिकली इसको फाइंड आउट करेंगे वैल्यू। मैंने ऐसा कुछ कहा आप लोगों से कि हमारे पास 2 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस हैं, एक में हमने अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई किया, एक में हमने डायरेक्ट करंट सप्लाई किया, एक में हीट जनरेट हुई H1, एक में हीट जनरेट हुई H2, क्योंकि रेजिस्टर की प्रॉपर्टी होती है जब भी हम उससे इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो हीट जनरेट होगी, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। तो यहाँ पर जो हीट आ रही है वो है H1, और यहाँ पे जो आ रही है वो H2। अगर H1 और H2 दोनों की वैल्यू सेम है तो हम कह सकते हैं दोनों टाइप के इलेक्ट्रिक करंट सेम हीटिंग इफेक्ट जनरेट कर रहे हैं, है ना। नेचर दोनों का डिफरेंट है, एक की वैल्यू वेरिएबल है, एक की कांस्टेंट है। बिल्कुल उसी तरह जैसे एक आदमी लंबा चौड़ा है और एक आदमी दुबला पतला है, लेकिन काम दोनों बराबर करते हैं तो दोनों की इफेक्टिव वैल्यू सेम है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे 2 टाइप के इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास अवेलेबल है, एक की वैल्यू वेरिएबल और एक की वैल्यू कांस्टेंट है, लेकिन दोनों का हीटिंग इफेक्ट सेम है, अमाउंट ऑफ हीट जो जनरेट हो रही है वो सेम है। तो हम कह सकते हैं एक दूसरे की इफेक्टिव वैल्यू है या वर्चुअल वैल्यू है। जैसे और वैल्यू के बेसिस पे समझाऊं आपको, ऑल्टरनेटिंग करंट 3 sin थीटा या 3 sin ओमेगा टी दिया हुआ है, तो वैल्यू कभी 3 होगी +3, कभी -3 होगी, कभी 2 होगी, कभी 1 होगी, कभी 1.5, कभी 2.5, कभी 0 होगी, बदल रही है। और बदल रही है इसीलिए इसको ऑल्टरनेटिंग करंट कह रहे हैं। डीसी करंट में कांस्टेंट करंट है 2 एम्पियर, कॉन्टिन्यूसली वैल्यू सेम है, 2 एम्पियर की इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, हीटिंग इफेक्ट सेम आ रहा है ना। तो ये जो एसी करंट है 3 sin थीटा या 3 sin ओमेगा टी, ये डीसी की कितनी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 3/√2 को रिप्रेजेंट कर रहा है।
और 3/√2 इसकी इफेक्टिव वैल्यू है, यानी कि 3/√2 के डीसी करंट के इक्वल बिहेव कर रहा है। ठीक है, हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया हो, लेकिन सिंपल वे में इतना कह सकते हैं कि अगर जो हीट जनरेट हो रही है वो सेम अमाउंट में हो रही है तो दोनों एक दूसरे की क्या है, वर्चुअल वैल्यू। कैलकुलेट करने का कॉन्सेप्ट क्या है, पहले स्क्वायर करेंगे फिर मीन फिर रूट, लिखते हैं उल्टा है मैथमेटिकली, कैलकुलेशन अलग करते हैं, पहले स्क्वायर फिर मीन फिर रूट। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में गैस मॉलिक्यूल्स की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी भी हम निकालते हैं, यहाँ पे करंट की बात कर रहे हैं तो कैलकुलेशन करते हैं भाई। बारी बारी तीनों स्टेप फॉलो करेंगे। करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट क्या पढ़ा हमने, I इज इक्वल टू I नॉट साइन थीटा। पहला स्टेप स्क्वायर करते हैं, बेटा ये लाइट ऑफ कर देना वो वाली, वो नहीं, हाँ बस ठीक है। स्क्वायर कर दे दोनों तरफ, तो ये हो गया I स्क्वायर I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। पहला स्टेप कंप्लीट, पहला काम पूरा हो गया। दूसरा स्टेप क्या था, मीन लेना है, एवरेज लेना है। तो क्या करें, एवरेज वैल्यू के लिए क्या सिखाया आपको, जिसका फंक्शन है उसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, अपॉन में जिसका फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन। तो I नॉट साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन डी थीटा के रेस्पेक्ट में, लिमिट 0 से 2 पाई, और नीचे डी थीटा का इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई। ये बेटा स्क्वायर कर दिया तो ये स्क्वायर था, बाहर आ गया, ये अंदर रह गया साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, लिमिट 0 से 2 पाई, नीचे डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, लिमिट 0 से 2 पाई। I नॉट स्क्वायर नीचे 2 पाई माइनस 0, और साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी खोल लेंगे। इतना जानते होंगे शायद से, नहीं पता तो बता दूं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्क्वायर क्यूब में होते हैं तो सिंगल पावर में कन्वर्ट करके उनको इंटीग्रेट किया जाता है। करने को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन समझाने के लिए इसको खोल लिया जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं आइडेंटिटी की हेल्प से 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय, यहां तक कोई दिक्कत समस्या परेशानी किसी को तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं, पक्की बात, सब केसरी है। चलो ये क्या हो गया, I नॉट स्क्वायर अपॉन 2 पाई, और ये आगे वाला पार्ट हो जाएगा हमारा डी थीटा माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा बाय 2 इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई। ये 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे इसको, ये हो जाएगा 4 पाई, डी थीटा का इंटीग्रेशन अलग 0 से 2 पाई, और cos 2 थीटा का अलग 0 से 2 पाई। डी थीटा का हमारा हो जाएगा थीटा, और cos 2 थीटा का हो जाएगा sin 2 थीटा बाय 2। जिन बच्चों को नहीं पता, एक बच्चा डाउट पूछ भी रहा था, बता दूं, ये cos थीटा cos x मान लो 2 थीटा का, तो cos x का तो हो गया क्या, sin x, लेकिन ये जो वैल्यू है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की 2 थीटा, ये वेरिएबल है, और वेरिएबल पार्ट को दोबारा डिफरेंशिएट करके डिनोमिनेटर में लिखा जाता है इन केस ऑफ इंटीग्रेशन। इन केस ऑफ डिफरेंशिएशन जो भी वेरिएबल पार्ट होता है उसको डिफरेंशिएट करके प्रोडक्ट में लिखा जाता है या डिवीजन में आ जाता है, तो इसलिए ऐसा हुआ यहाँ। ठीक है, और ये हो गया बेटा 2 पाई रखूंगा थीटा की जगह तो ये बन जाएगा 4 पाई, और 0 रखूंगा तो 0, तो साइन 4 पाई माइनस साइन 0 अपॉन 2। इसकी वैल्यू भी 0 होती है, इसकी वैल्यू भी 0 होती है, 0 माइनस 0 0 ही होता है, तो ये I नॉट स्क्वायर बाय 4 पाई, 2 पाई माइनस 0 ही बचेगा, ये सब तो 0 हो गया, और 2 पाई से कट के 2, तो I स्क्वायर एवरेज आया हमारा
आई नॉट स्क्वायर बाय 2। अब स्क्वायर रूट ले लें दोनों तरफ, तो ये हो गया आई नॉट बाय रूट 2। इसी को हम कहते हैं आरएमएस वैल्यू। तो ये आ गई आई नॉट बाय, ये करंट की आरएमएस वैल्यू है। अगर इक्वेशन साइन वेव की फॉर्म में है, साइनसॉइडल कर्व की फॉर्म में है, साइन थीटा की फॉर्म में है, साइन ओमेगा टी की फॉर्म में है, अगर इक्वेशन बदल जाएगी तो वैल्यू भी बदल जाएगी। जैसे क्वेश्चन में दे दिया जाए करंट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, आई इज इक्वल टू 3 + 5 साइन ओमेगा टी, अब आंसर कुछ और आएगा, है ना, या 3 + 2 कॉस ओमेगा टी, तब वैल्यू कुछ और आएगी। तो ये तभी तक के लिए वैलिड है जब करंट इस फॉर्म में, तो बोर्ड में वैलिड है। कॉम्पिटिटिव में आपको ये पूरा डेरिवेशन आना चाहिए। कुछ बच्चे कहते हैं सर रिजल्ट याद कर लूं क्या, तो याद कर सकते हो, लेकिन याद रखना ये रिजल्ट वैलिड तभी है जब करंट इस सिचुएशन में है। करंट चेंज होगा तो रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा। अगर जैसे करंट के लिए आरएमएस वैल्यू निकाली, ऐसे ईएमएफ के लिए निकालनी पड़ जाए, तो ईएमएफ की इक्वेशन भी तो आप जानते हो, E = E नॉट साइन थीटा, तो वहां पे आरएमएस वैल्यू क्या आएगी, E नॉट बाय, ये E नॉट I नॉट क्या है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। ये इसको मैक्सिमम वैल्यू भी कहते हैं, इसको पीक वैल्यू भी कहते हैं, इसको एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, याद रखिएगा। जो इक्वेशन होती है कौन सी वैल्यू रिप्रेजेंट करती है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। I नॉट इंडिकेट्स मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू और एम्पलीट्यूड। इज दैट ओके? और इसको √2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, आरएमएस वैल्यू। ठीक है, एक और टिप देता हूं आपको जो एग्जाम में काम आएगी। क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं लिखा है तो आरएमएस वैल्यू है, ध्यान रखना मेरी बात। अगर क्वेश्चन गलत नहीं करना चाहते तो या तो बताएगा द पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज दिस, द मैक्सिमम वैल्यू इज दिस, और अगर कह रहा था करंट इज दिस, कुछ नहीं बोला, तो अब कंफ्यूजन है, पीक वैल्यू माने उसको, मैक्सिमम वैल्यू माने, आरएमएस वैल्यू माने। तो अगर कुछ नहीं लिखा तो वो कौन सी वैल्यू है, बात समझ में आई? बिल्कुल ठीक उसी तरह इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जैसे अगर कुछ नहीं लिखा तो रिडक्शन पोटेंशियल है, ऐसे यहां पे अगर कुछ नहीं लिखा तो आरएमएस वैल्यू है। बेटा इस चैप्टर में, जैसे मैंने पिछले चैप्टर में आपसे कहा था ना 5 टॉपिक है, उनको समझ लिया तो चैप्टर खत्म। ऐसे यहाँ पे 7 टॉपिक है, इनको समझ लिया चैप्टर खत्म। वो 7 टॉपिक क्या है, 7 सर्किट्स हैं। और 7 सर्किट्स क्या हैं, 3 एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, आर एल सी, 1 2 3 4 5 6 और 7, खत्म। खाली रेजिस्टर, खाली इंडक्टर, खाली कैपेसिटर। ये एक आर हो गया, एक एल हो गया, एक सी हो गया, एक आर एल हो गया, एक आर सी हो गया, एक एल सी हो गया, एक एल सी आर हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 सर्किट पढ़ लिए, चैप्टर खत्म। ठीक है, इसमें से भी 3 के डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, जो डेरिवेशन से कंक्लूजन निकलेंगे उन्हीं के बिहाफ है, बाकी 4 हो जाएंगे। देखिए बेटा, सबसे पहला सिंपल है, वो पहले ही पढ़ भी चुके हो आप लोग। पहला सर्किट हमारा ओनली रेजिस्टर in an AC circuit। देखते हैं, समझते हैं बेटा। चैप्टर के स्टार्टिंग में जो बताया था वो ये आदम में। बेटा ये किसका सिंबल है, क्या शो कर रहा है, क्या है ये बताओ जरा। गर्दन मोड़े बिना, इधर उधर दाएं बाएं देखे बिना बताओ। ये रेजिस्टेंस है। इन्ना भी न डोप शोप मारिया करो। जाहिलो पढ़ लो कुछ, क्या होता है, क्या सिंबल है। तो तेरे साथ ही जाता है, साथ में भाग करते हो तुम, पता मुझे। सप्लायर तुम्हारा साइड में बैठा है।
ठीक है, एसी सोर्स का सिंबल है। वो जो अब तक बनाते थे एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन, वो डीसी सोर्स होती थी, एसी सोर्स है। वेव लाइक पैटर्न शो कर रहा है कि करंट की वैल्यू बढ़ रही है घट रही है। इसको एसी सोर्स कह सकते हैं, एसी जनरेटर कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ डायरेक्शन क्या बनाऊं करंट की, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे चलो कुछ तो सुना, कुछ तो सुना। चलो कभी कभी कुछ बातें कानों में पड़ जाती हैं। तो बस ये करंट पता करना और कुछ नहीं बेटा। करंट कितना होता है V बाय आर, यहाँ कितना होगा E बाय आर। E की वैल्यू कितनी होगी E नॉट साइन थीटा बाय आर। अगर E नॉट बाय आर को लिख दूं I नॉट, तो ये हो जाएगा बच्चे कितना I नॉट साइन थीटा। EMF हमने अप्लाई किया था E नॉट साइन थीटा। मेन खेल समझ लो, टीचर बोर्ड पे लिखता चला जाता है, बच्चों को समझ नहीं आता हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है। पर्पस समझो सबसे पहले तो। जितने भी सर्किट अभी पढ़ेंगे करना यही काम है कि जी कुछ ना कुछ निकाल ही जा रहे हो, कहीं कुछ हमें तो समझ में कुछ आ नहीं रहा, तो वो समझ लो क्या निकाल रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं। हमने एक इक्वेशन करंट की निकाली, EMF की इक्वेशन हमारे पास थी, दोनों को कंपेयर करेंगे हम, और कंपेयर करके हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि वोल्टेज और करंट साथ में चलती हैं या आगे पीछे चलती हैं। आगे पीछे चलती हैं तो कौन आगे चलता है कौन पीछे चलता है, ये हमारा पर्पस है। तो अब ये जो इक्वेशन मिली ये हमें सब बता रही है। कैसे बता रही है सब, कि दोनों इक्वेशन साइन थीटा की फॉर्म में है, दोनों में एंगल थीटा है, और थीटा को खोल लो तो दोनों में ओमेगा टी है। मतलब टी की वैल्यू 1 रखोगे ऊपर तो नीचे भी 1 रखी जाएगी, और दोनों सेम टाइम पे सेम वैल्यू शो करेंगे। मतलब टी की वैल्यू 0 रखोगे तो इसमें क्या होगा, इसमें भी करंट कितना आएगा 0, और इसमें EMF भी कितना आएगा 0। कहने का मतलब जब वोल्टेज 0 होगी तो करंट अपने आप 0 होगा, और जब आप इसको चेंज करके वैल्यू बढ़ाओगे तो जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वोल्टेज की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे वोल्टेज की वैल्यू बढ़ेगी वैसे करंट की वैल्यू बढ़ेगी। मतलब दोनों सेम टाइम पे इंक्रीज होंगे और दोनों सेम टाइम पे डिक्रीज होंगे, साइमल्टेनियस मोशन होगा। तो इस चीज को हम फिजिक्स में कैसे कहते हैं, दोनों सेम फेज में हैं, दोनों एक साथ चल रहे हैं, दोनों एक साथ इंक्रीज हो रहे हैं, दोनों एक साथ डिक्रीज हो रहे हैं। बात समझ में आई। तो वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन फ्रॉम दिस टॉपिक इज दैट इन केस ऑफ रेजिस्टर करंट एंड वोल्टेज रिमेन्स इन सेम फेज। ये रट लेना तोते की तरह, करंट एंड वोल्टेज पूछूंगा और गलत करोगे तुम, ठीक है। इसको डायग्राम की हेल्प से, ग्राफ की हेल्प से समझते हैं बेटा। पहले बेटा बढ़ेगा EMF, फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा। ये साइनसॉइडल कर्व बन गया बच्चे। सेम वेरिएशन करंट में मिलेगी, बढ़ेगा, तो जब EMF, ये क्या है EMF, ये 0 था तो करंट भी, जब ये मैक्सिमम था तो करंट भी, जब ये 0 हुआ तो करंट भी, जब ये मिनिमम हुआ तो करंट भी, दोनों एक साथ चल रहे हैं। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, सेम फेज में है। ये वैल्यू π/2 पे, ये पाई पे, ये 3π/2 पे, ये 2π पे। इंटेलिजेंट हो गए भाई वाह, आज तो प्राउड फील करा दिया तुमने। पर कब तक के लिए ये ना पता, कहाँ जाके नाले में लौटोगे ये भी ना पता। चलो ये बात समझ में आई। दिस इज व्हाट वी कॉल साइनोसॉइडल कर्व। कदम में भी बोल रहा है, आगे बोल रहा है, ठीक है। इसी में बता देता हूं थोड़ा सा और जगह, कहीं देखने मिल जाए तो, कहीं दिख ना रही, यहां बना देते हैं। चलो ये तो साइनोसॉइडल कर्व है जिससे हमने समझा करंट और वोल्टेज सेम फेज में रहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये
और ये जो डायग्राम अब मैं बना रहा हूं इसको कहते हैं बेटा फेजर डायग्राम। इसमें हम शो करेंगे एंगल्स की हेल्प से कैसे कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, कौन आगे है, कौन पीछे है। तो यहां तो यही ऑब्जर्व करा कि दोनों सेम फेज में एक साथ चल रहे हैं। तो ये आगे भी बाकी सर्किट्स के लिए भी अभी बेसिक समझा रहा हूं, खैर फिर जरूरत पड़ेगी फिर समझा दूंगा, लेकिन मेरे शब्दों पर ध्यान दो, एक शब्द पे। यहां पर जितने भी सर्किट्स हम पढ़ने वाले हैं ध्यान रखना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इलेक्ट्रिक करंट को हम हमेशा एक्स डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे। अगर वोल्टेज करंट के साथ चल रही है तो वो भी एक्स डायरेक्शन में आ जाएगी, अगर लीड कर रही है तो पॉजिटिव वाई पे आ जाएगी, लैग कर रही है तो नेगेटिव वाई पे आ जाएगी, अगर फेज डिफरेंस 90 है तो। अगर कुछ और है, मतलब वोल्टेज आगे है तो ऊपर दिखा दो एक्स एक्सिस के ऊपर, और अगर लैग कर रही है तो नीचे। यहां तो साथ चल रहे हैं तो करंट हमेशा ऐसे और वोल्टेज ऑफ रेजिस्टर ऐसे। दिस डायग्राम इज व्हाट वी कॉल फेजर डायग्राम। बात समझ में आई? ये आपका पहला सर्किट कंप्लीट हो गया, नोट करिए इसको। एसी सर्किट्स पढ़ रहे थे, ओनली रेजिस्टर इन एसी सर्किट पढ़ लिया था। आगे की बात करें इंडक्टर और कैपेसिटर की, तो दूसरा ओनली कैपेसिटर। पहले ये पढ़ लो फिर बात कर लेंगे। इसमें भी आएगा फेजर डायग्राम, सब में आएगा, आता ही रहेगा। बड़ी जल्दी याद आया वैसे तुम्हें। देखिए एक कैपेसिटर है, इसको एक एसी सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C, एसी सोर्स का EMF E नॉट साइन थीटा, या E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। कैपेसिटर की प्रॉपर्टी क्या होती है? चार्ज स्टोर करना, तो ये चार्ज स्टोर कर लेगा। Q इज इक्वल टू CV, V की जगह E लिख सकते हैं CE, और E की वैल्यू खोल के लिखें तो E नॉट साइन ओमेगा टी। शांत रहे जब तक आपसे ना पूछा जाए तब तक। यहां तक बात समझ में आती है? चलिए, हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट के लिए क्या करें? चार्ज को डिफरेंशिएट कर दें तो काम हो जाएगा। तो Q इज इक्वल टू C E नॉट साइन ओमेगा टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू t। ये हो गया d बाय डी टी ऑफ Q d बाय डी टी ऑफ C E नॉट साइन ओमेगा टी। ये तो बन गया करंट। C और E कांस्टेंट है, d बाय डी टी होगा साइन ओमेगा टी का, कितना होगा? बस कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो आई की वैल्यू ओमेगा C E नॉट कॉस ओमेगा टी। अब इसमें अगर यहां पे मैं इसको ओमेगा C E नॉट को I नॉट लिख दूं, ठीक है, तो I की वैल्यू क्या हो गई? या फिर I इज इक्वल टू I नॉट कॉस थीटा। साइन में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको लिख सकता हूं I नॉट साइन थीटा प्लस पाई बाय 2। लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? और EMF जो हमने अप्लाई किया था वो था E नॉट। कंपेयर करें तो दोनों साइन थीटा का फंक्शन है, लेकिन EMF में फेज एंगल थीटा है और करंट में थीटा प्लस पाई बाय 2। तो क्या करंट में एंगल ज्यादा है? एंगल की वैल्यू ज्यादा है, तो क्या मैं कह सकता हूं करंट आगे चल रहा है, करंट लीड कर रहा है? तो यहां काम की बात, इन केस ऑफ कैपेसिटर करंट leads the
वोल्टेज बाय पाई बाय 2। ये बात समझ में आई नहीं आई? रेजिस्टर में करंट और वोल्टेज सेम फेज में रहते हैं, कैपेसिटर में करंट लीड करता है, और कितने एंगल से लीड करता है? 90 डिग्री से पाई बाय 2 से। नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करेंगे। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यहां तक बात समझ में आई तो आगे समझिए थोड़ा सा फिर इसको। अब इसको साइनसॉइडल कर्व की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। ये पहले ईएमएफ की बात करें, बढ़ेगा फिर घटेगा फिर बढ़ेगा। ये 0, ये मैक्सिमम वैल्यू E0, ये मिनिमम माइनस E0, पाई बाय 2 पे मैक्सिमम, पाई पे 0, 3 पाई बाय 2 पे मिनिमम और 2 पाई पे फिर 0। लेकिन करंट आगे चल रहा है, मतलब लीड कर रहा है। मतलब जब ईएमएफ 0 था तो करंट ऑलरेडी मैक्सिमम था। जो वैल्यू साइन 0 की होती है ना, तो जब ये 0 था तो वो कितना था एंगल? 90। तो साइन 90 वाली वैल्यू थी, साइन 90 मतलब 1, मतलब मैक्सिमम। तो करंट कितना था? मैक्सिमम। यहां से शुरू हुआ तो ये फिर 0 हुआ, फिर नेगेटिव मिनिमम हुआ, फिर 0 हुआ, इस तरह से। तो ग्राफ याद रखिएगा, करंट इज मैक्सिमम 0, पाई बाय 2, पाई और 2 पाई, ये माइनस I0। ये हमने बनाया साइनोसॉइडल कर्व। बात समझ में आई? इसी का फेजर डायग्राम बना सकते हैं। फेजर डायग्राम इज ए डायग्राम which provides us the relation in between current and voltage, which provides us the angular difference in between current and voltage. Electric current and voltage may be in the same direction and may be in the different direction. If the current and voltage are in different direction, then the angular difference in between the electric current and voltage is provided by phasor diagram. तो यहां हमें दिखाई दे रहा है कि करंट और वोल्टेज में एंगल का डिफरेंस है। कितने एंगल का? 90 डिग्री का। मैंने पहले भी बताया था, एक्स डायरेक्शन में करंट को शो करेंगे। अब अगर वोल्टेज सेम फेज में है जैसा रेजिस्टर में थी तो वो भी इधर आ जाएगी। वोल्टेज लीड करेगी तो ऊपर, वोल्टेज लैग करेगी तो नीचे। यहां तो करंट लीड कर रहा है, मतलब वोल्टेज लैग कर रही है। लैग कर रही है तो VC। उस दिन कोई बच्चा पूछा था VR क्या है? VR मींस वोल्टेज इन रेजिस्टर। VC क्या है? वोल्टेज इन कैपेसिटर। दिस इज द फेज डिफरेंस इन बिटवीन द टू, विच इज पाई बाय 2 और 90 डिग्री। एंड दिस डायग्राम विच प्रोवाइड्स us the relation is known as फेजर डायग्राम। हाँ, बात समझ में आई बेटा? नोट करिए। यहां तक आ गया? बदतमीज बालक हो तुम सारे के सारे। एक कान की बात कर रहा, कान की बात। समझ लो फिर लिख लेना। हर एलिमेंट की प्रॉपर्टी है कि वो ये चाहता है कि उसकी बॉडी से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ना कराया जाए, इलेक्ट्रिक करंट पास ना कराया जाए। तो जो इलेक्ट्रिक करंट को ओपोज करने की टेंडेंसी है, इलेक्ट्रिक करंट को रोकने की जो टेंडेंसी है, इसी को अलग अलग जगह अलग अलग नाम दिया गया। रेजिस्टर में रेजिस्टेंस, कैपेसिटर में रिएक्टेंस। कौन सा रिएक्टेंस? कैपेसिटर है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टर है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब जरा देखिए, तो थ्योरेटिकल डेफिनेशन तो सिंपल बन गई। द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच
A capacitor opposes the flow of electric current through it is known as its capacitive reactance. मैथमेटिकल समझते हैं। जो मेन इक्वेशन आई थी वो ये आई थी करंट की, ओमेगा सी ई नॉट कॉस ओमेगा टी, जिसमें मैंने इसको आई नॉट कह दिया था। तो जरा समझो, इसको मैं यूं भी तो लिख सकता हूं, आई नॉट इज इक्वल टू ओमेगा सी ई नॉट, और मॉडिफाई करूं तो ई नॉट अपॉन 1/ओमेगा सी लिख दूं। अब ये मान लो इक्वेशन 1, और ओम्स लॉ से बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, I इज इक्वल टू वी बाय आर। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो तो करंट की जगह करंट, वोल्टेज की जगह वोल्टेज, क्या रेजिस्टेंस की जगह ये टर्म आ गई। तो ये टर्म वो ही काम करेगी जो रेजिस्टेंस करता है, इसी को हम रिएक्टेंस कहते हैं। On comparing 1 and 2, we get 1/omega c has a resistive nature and is known as capacitive reactance। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय XC, और XC की वैल्यू इसको याद कर सकते हैं, ओमेगा 2 पाई F भी होता है, 2 पाई न्यू भी होता है, 2 पाई N भी होता है। N लिखिए, न्यू लिखिए, F लिखिए, डिनोट ये करता है फ्रीक्वेंसी को। तो XC का फॉर्मूला 1 अपॉन, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। अब एक चीज और समझिए, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार, ग्राफ बनाने को आ जाएगा फ्रीक्वेंसी वर्सेस XC, डायरेक्टली है इनवर्सली है। ग्राफ कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे रिएक्टेंस कम होता जाएगा, करंट बढ़ता चला जाएगा। रेजिस्टेंस स्केलर होता है तो ये भी स्केलर, यूनिट इसकी ओम। बात समझ में आ गई, नोट कर लीजिए। एसी सर्किट समझिए, ये स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो बनाया जाता है ये इंडक्टर है, क्लोज सर्किट है, कॉइल है, लूप है, ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है तो इंडक्टर है। ये एसी सोर्स है, एसी सोर्स का ईएमएफ ई नॉट साइन थीटा या ई नॉट साइन ओमेगा टी, इंडक्टर का इंडक्टेंस एल, इसमें करंट फ्लो हो जाएगा और ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो इसमें कहानी क्या है, किरचॉफ के सेकंड लॉ की हेल्प लें, केवीएल की, तो नेट वोल्टेज तो जीरो रहेगी, तो मैं लिख सकता हूं E माइनस एल डी आई बाई डी टी इज जीरो। होगा कि नहीं होगा भाई, इसमें सेल्फ इंडक्शन होगा, सेल्फ इंडक्शन से इंड्यूस ईएमएफ एल डी आई बाई डी टी होता है, होगा नहीं होगा। तो E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, या डी आई इज इक्वल टू ई बाय एल डी टी, और E की वैल्यू खोल के लिखूं तो ई नॉट ओमेगा टी, ई नॉट बाय एल साइन ओमेगा टी डी टी। डी आई का आई बनाना है क्योंकि करंट चाहिए, तो कैसे बनेगा, इंटीग्रेट करके, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ई नॉट बाय एल साइन ओमेगा टी डी टी इंटीग्रेशन, ई नॉट बाय एल कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा। तो आई की वैल्यू आ गई माइनस ई नॉट बाय ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। अगर ई नॉट बाय ओमेगा एल को मैं आई नॉट लिख दूं तो करंट की इक्वेशन बनी माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी, और इसको मैं लिख सकता हूं आई नॉट
साइन थीटा माइनस पाई बाय 2। लेकिन ईएमएफ जो अप्लाई किया था ई नॉट साइन थीटा, कंपेयर करें तो दोनों साइन थीटा की फॉर्म में है, दोनों में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन है, लेकिन ईएमएफ में एंगल है थीटा और करंट में थीटा माइनस पाई बाय 2। तो क्या करंट में एंगल कम है? यस सर। कितना कम है? तो क्या करंट पीछे चल रहा है? यस सर। मतलब करंट लैग कर रहा है। तो काम की बात, बहुत काम की बात। सो इन केस ऑफ इंडक्टर current lags behind the voltage by pi by 2। बात समझ में आई? फटाफट छाप लो, फिर आगे चलते हैं। ईएमएफ तो ऐसे ही चलेगा, 0 पे 0, 90 पे मैक्सिमम, पाई पे 0, 3 पाई बाय 2 पे मिनिमम और 2 पाई पे फिर 0। लेकिन करंट इस बार लैग कर रहा है, मतलब जब ईएमएफ मैक्सिमम था तो ये 0 था, और जब ईएमएफ 0 था तो ये नेगेटिव था, मिनिमम था। तो ये यूं जाएगा। समझ में आई बात? ये पाई बाय 2 पे, ये पाई पे, ये 3 पाई बाय 2 पे और ये 2 पाई पे, ये 0, ये आई नॉट, ये माइनस आई नॉट। ठीक है बेटा, दिस इज व्हाट वी कॉल साइनोसॉइडल कर्व। फेजर डायग्राम की बात करें तो कई बार बता चुका, करंट तो हमेशा ऐसे, वोल्टेज डिपेंड करेगा, लैग कर रही है लीड कर रही है, लैग कर रही है तो नीचे, लीड कर रही है तो ऊपर। यहां करंट लैग कर रहा है तो वोल्टेज लीड कर रही है, लीड कर रही है तो आगे आगे मतलब ऊपर, यानी कि VL। दिस इज फेज एंगल पाई बाय 2 और 90 डिग्री, एंड दिस डायग्राम इज नोन एज फेजर डायग्राम। बात समझ में आई? नोट करिए बहुत जल्दी से। L लगा देंगे क्योंकि इंडक्टर की बात चल रही है। फिर बिल्कुल पहले की तरह जैसे कैपेसिटर में किया था, है ना? इक्वेशन क्या मिली यहाँ? I इज इक्वल टू ई नॉट बाय ओमेगा एल। लेकिन ओम्स लॉ से क्या पढ़ते आ रहे हैं? V बाय आर। दोनों को कंपेयर करो तो करंट की जगह करंट, ईएमएफ की जगह ईएमएफ, रेजिस्टेंस की जगह ये आ गया ओमेगा एल, जिसको एक्सएल कहेंगे। तो on comparing 1 and 2 we get omega L has a resistive nature and is known as inductive reactance। एक्सेल से और एक्स एल की वैल्यू ओमेगा एल। ओमेगा को 2 पाई न्यू या 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं। एक्स एल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। एक्स एल फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन, इधर एक्सएल इधर फ्रीक्वेंसी। स्केलर क्वांटिटी होती है बेटा, यूनिट इसकी भी ओम रहेगी। और ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, ओनली इंडक्टर इन एन एसी सर्किट। ठीक है।
नाम से पता चल रहा है एल सी आर तीनों कंपोनेंट्स इसमें है, इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है और रेजिस्टर भी है। ये इंडक्टर, ये कैपेसिटर और ये रेजिस्टर। ईएमएफ ई नॉट साइन थीटा या ई नॉट साइन ओमेगा टी। इंडक्टर में आई लैग्स बिहाइंड वी बाय पाई बाय 2। कैपेसिटर में आई लीड्स द वोल्टेज बाय पाई बाय 2। रेजिस्टर में आई एंड वी रिमेन्स इन सेम फेज। पहले बता चुका हूं ये तीन बातें सफिशिएंट है फेजर डायग्राम बनाने के लिए। इनकी हेल्प से बनाया फेजर डायग्राम। तो करंट हमेशा एक्स डायरेक्शन में, इंडक्टर की वोल्टेज ऊपर, कैपेसिटर की नीचे, रेजिस्टर की करंट के साथ। फिर यहाँ दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, हो सकता है ये बड़ा हो सकता है ये बड़ा हो, तो दूसरा भी बना लेते हैं। ठीक है, अगर ये बड़ा है मतलब इंडक्टिव सर्किट है, और अगर VC बड़ा है कैपेसिटिव सर्किट है। अगर VL बड़ा है तो पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, जो आएगा उसके साथ इसका रिजल्टेंट निकालेंगे रेजिस्टर का। तो ये इधर आएगा VL माइनस VC, ये फाइनल रिजल्टेंट वोल्टेज, ये एंगल ऑफ इंपीडेंस फाई। समझ में आई बात? और अगर ये बड़ा है तो इन दोनों का इधर आएगा VC माइनस VL, ये फाइनल रिजल्टेंट वोल्टेज V, ये एंगल ऑफ इंपीडेंस फाई। तो रिजल्टेंट वोल्टेज या तो हमारी होगी VL माइनस VC का स्क्वायर, ये, या होगी ये। बात समझ में आई? इसको एक साथ लिख देते हैं, VL, ये सिंबल बनाते हैं। इसका मतलब समझते हैं ना, मैथ्स के स्टूडेंट है, डिफरेंस ऑफ ग्रेटर माइनस स्मॉलर, पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ द टू वैल्यूज। बात समझ में आई? रिजल्टेंट वोल्टेज हमने निकाल ली, इसी तरह से इंपीडेंस और एंगल ऑफ इंपीडेंस निकाल सकते हैं। नोट करिए इसको। चलिए, यहां तक हो गया। रिजल्टेंट वोल्टेज हमने निकाल ली LCR सर्किट की। इसमें फिर इंपीडेंस की बात करें। इंपीडेंस, अब तो डेफिनेशन याद हो गई होगी। कितने लोगों को याद हो गई? रेज योर हैंड्स। तुम सुनाओ। इज नोन एज इंपीडेंस। बढ़िया। द इफेक्टिव रेजिस्टिव नेचर ऑफ एन एसी सर्किट इज नोन एज इंपीडेंस। और इंपीडेंस को डिनोट किससे करते हैं? वैल्यू हर सर्किट के लिए इसकी वो हमें याद होनी चाहिए। जैसे रिवाइज करवाऊं तो रेजिस्टर में तो सिर्फ रेजिस्टेंस ही था इंपीडेंस की जगह, कैपेसिटर में रिएक्टेंस था जिसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते थे, XC से नोट करते थे, XC इज इक्वल टू 1/ωc। इंडक्टर में XL था जिसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, वैल्यू XL इज इक्वल टू ωL। फिर हमारे पास क्या आया? RC सर्किट, उसमें क्या हो जाएगा? R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर का अंडर रूट। RL सर्किट, R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर का अंडर रूट। फिर LC सर्किट, XL स्क्वायर, XL माइनस XC, सॉरी XL माइनस XC, XC माइनस XL। अब ये आ गया, इसमें निकाल लो, चाहे तो इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो। पर इससे क्यों निकाल लो? मैं तो इससे ना निकालूं। अगर इसकी बात करूं, रिजल्टेंट वोल्टेज फेजर डायग्राम के अकॉर्डिंग मुझे दिखाई दे रही है
सबकी वैल्यू डाल देता हूं कि आई जेड, ये आई एक्स एल, ये आई एक्स सी और ये आई आर। आई कॉमन लेके उड़ा दो, अंदर रह जाएगा एक्सएल और एक्सी का डिफरेंस। ये इंपीडेंस की वैल्यू आ गई एलसीआर सर्किट में। बात समझ में आई? इसी के साथ एंगल ऑफ इंपीडेंस निकाल सकते हैं। देखिए एंगल ऑफ इंपीडेंस की बात करूं तो एंगल ऑफ इंपीडेंस फाई से डिनोट किया जाता है। यहां से कहीं से भी निकालो। tan phi इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या तो आप लिखेंगे VL माइनस VC या VC माइनस VL अपॉन VR, ऐसे कर दो, खोल के लिख दें तो ये I कॉमन लेके कट जाएगा, तो phi इज इक्वल टू tan इनवर्स XL XC का डिफरेंस ओवर R। दिस इज एंगल ऑफ इंपीडेंस। ये हमारा LCR सर्किट खत्म हो गया। यहां अलग है 11th में ऑसिलेशंस एंड वेव्स है। हाँ है, जब पेपर दोगे याद आ जाएगा, है ना। जेई का पेपर दोगे, नीट का दोगे, याद आ जाएगा। ऐसा है बेटा, हर एक चीज किसकी बनी हुई है? मॉलिक्यूल्स की, कांस्टेंट पार्टिकल्स की, है ना। गर्म करने पे साइज बढ़ जाता है, इतना तो जानते हो, मैंने ही बताया था, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाते हुए बताया था। किसी भी सॉलिड पार्टिकल या सॉलिड सबस्टेंस के जो मॉलिक्यूल्स है अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करते रहते हैं। जब हम उन्हें टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उस एनर्जी की वजह से उनके ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से साइज इंक्रीज हो जाता है। तो अब कहने का मतलब इतने लंबे की जरूरत नहीं है। हर सबस्टेंस के मॉलिक्यूल्स अपनी पोजीशन पे ऑसिलेट कर रहे होते हैं, उनकी कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, इसको हम उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं। पुराने जमाने में तुमने सुना होगा तानसेन जैसे बड़े बड़े सिंगर गाना गा के शीशे तोड़ देते थे। अब तो बेस बढ़ा के कर देते हैं काम डीजे वाले, उसकी बात नहीं कर रहे। तो होता क्या है, वो तो बेस बढ़ा देंगे, वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है बिल्डिंग में ग्लास पेन्स की, और वो टूट भी जाते हैं। पुराने टाइम पे क्या होता था, सिंगर की जो साउंड वेव्स होती थी ना, जो गाना गाता था, तो साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी जब किसी सबस्टेंस की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएंगी तो क्या होगा? रेजोनेंस होगा। जो पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे थे उनके ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा और एनर्जी प्रोडक्शन भी मैक्सिमम हो जाएगा, और इस वजह से एम्पलीट्यूड मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम एनर्जी प्रोडक्शन होगा। समझ रहे बात को? इसीलिए बहुत सारी चीजों में ध्यान देने की जरूरत है। तो रेजोनेंस मतलब कहने का ये है, हमारे टर्म्स में तो हम इतना समझ सकते हैं। अच्छा, वो झूला झूलते हैं पार्क में बच्चे, झूला तुमने? सबने कभी ना कभी तो झूला होगा एक आध बार। स्विंग वाला जो झूला होता है, दोस्तों को झुलाया भी होगा। जो फोर्स लगाते हैं, जो पुश करते हैं दूसरे को झुलाने के लिए, उसमें टाइम इंटरवल का बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर मतलब जिस टाइम पे वो आ रहा है तुम्हारी तरफ, उस टाइम आप पुश कर दो तो वो स्विंग करेगा या रुक जाएगा? और जब वो जा रहा है उस टाइम पे पुश करो तो समझ रहे हो बात को? तो यही कुछ कहानी है। ऑसिलेशन कई टाइप के होते हैं, ऑसिलेशन की हेल्प से आपको समझ में आएगा थोड़ा सा। ऑसिलेशन कई टाइप के होते हैं, एक होते हैं फ्री ऑसिलेशंस, एक होते हैं फोर्स ऑसिलेशंस, एक होते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस, एक होते हैं रेजोनेंट ऑसिलेशंस। तो अब है क्या कहानी,
एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो ऑसिलेशन को फोर्स ऑसिलेशन कहते हैं। बेसिकली कोई चीज हम स्विंग कर रहे हैं और स्विंग करते करते थोड़ी देर बाद अपने आप रुक जाती है। आप एक बार झूलने बैठ जाओ तो आप शाम तक झूलते रहोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, थोड़ी देर बाद रुक जाओगे। क्यों? एयर रेजिस्टेंस, जो आपका स्विंग है उसकी जो मैकेनिकल पार्ट्स है उसका फ्रिक्शन, एनर्जी लॉसेस होंगे और एनर्जी लॉसेस की वजह से आपकी एनर्जी रिड्यूस होती जाएगी। इसकी वजह से आपके ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड रिड्यूस होता जाएगा और थोड़ी देर बाद आपका मोशन रुक जाएगा। इसे कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। जब एनर्जी लॉस हो रहा है ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस और ड्यू टू सम अदर रीजन, तो इस टाइप का ऑसिलेशन को डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। अगर हम ऐसी जगह जाके ऑसिलेशन परफॉर्म कराएं जहां पे कोई ओपोजिंग फोर्स नहीं है, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं है, तो वहां पे एनर्जी लॉस नहीं होगा, ऑसिलेशन चलते ही रहेंगे। उसे कहते हैं फ्री ऑसिलेशंस। एक्सटर्नल फोर्स लगा के रेगुलर टाइम इंटरवल पे स्विंग कराते हैं ना, उसे कहते हैं हम फोर्स ऑसिलेशन। और जब एक्सटर्नल फोर्स की फ्रीक्वेंसी और जो स्विंग की फ्रीक्वेंसी है वो मैच कर जाएगी तो कहेंगे रेजोनेंट ऑसिलेशन। उस टाइम पे एनर्जी मैक्सिमम होती है क्योंकि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब जब दो चीजों की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है तो रेजोनेंस कंडीशन अराइज होती है, क्योंकि उस टाइम पे एनर्जी और एम्पलीट्यूड दोनों मैक्सिमम होते हैं। ये क्लियर हुआ? यहां पे आप जरा समझने की कोशिश करिए। L और C जब भी सर्किट में कनेक्ट किए जाते हैं तो होता क्या है? L इज ए काइंड ऑफ इंडक्टर। इंडक्टर क्या है? सोलेनॉइड ही तो है। सोलेनॉइड के अंदर क्या डेवलप होगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो गई। उस मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल डालो, मोशन करेगा वो। कैपेसिटर के बीच में चार्ज स्टोर हो गया तो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल डालो, मोशन करेगा। तो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो गई और सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो गई। तो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो मैग्नेटिक एनर्जी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में जो एनर्जी स्टोर हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कैपेसिटर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर हो जाती है और इंडक्टर में मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो जाती है। जब दोनों को आपस में कनेक्ट करते हैं तो होता क्या है कि मैग्नेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है। कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, इंडक्टर चार्ज हो जाएगा। चार्ज से मतलब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। और इंडक्टर डिस्चार्ज होगा, कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैग्नेटिक में और मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होती रहती है। तो ये एनर्जी के ऑसिलेशंस प्रोड्यूस हो जाते हैं और उन ऑसिलेशंस की कुछ फ्रीक्वेंसी होती है। और हमने जो एसी सोर्स में जो कनेक्ट किया है उसकी भी तो कुछ फ्रीक्वेंसी है। साइन ओमेगा टी लिख रहे हैं बार बार। तो जब हमारी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी और सर्किट की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी तो उस टाइम यहाँ पे रेजोनेंस आता है और ऐसी कंडीशन में करंट की वैल्यू हो जाती है मैक्सिमम, इंपीडेंस हो जाता है मिनिमम और एनर्जी हो जाती है मैक्सिमम। इसको हम कहते हैं रेजोनेंस कंडीशन। बात को समझ में आई? ये जो अब तो कोई नहीं सुनता, रेडियो सुनते थे ट्रांसमीटर पे, पहले नॉब वाले होते थे। 94.3 FM 92.7 बिग FM चलता था। उससे पहले विविध भारती चलता था। तो क्या करते थे हम लोग? अपने रेडियो सेट की फ्रीक्वेंसी बदलते थे और जब हमारे रेडियो सेट की फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन, जहां से प्रोग्राम ट्रांसमिट हो रहा है ना, जो रेडियो स्टेशन है उसकी फ्रीक्वेंसी से मैच होता था तो गाना सुनाई देता था। उसके आसपास पहुंच गए तो ब्लर्ड वॉइस आती थी, थोड़ी सी अजीब सी, है ना, झरझराहट आती थी। समझ रहे बात को? तो उसमें होता क्या था, उसमें भी एलसी सर्किट होता है और हम उसको नॉब को घुमा के ना उसका कैपेसिटेंस बदल देते हैं, कैपेसिटेंस या इंडक्टेंस बदल देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। जब रेडियो सेट की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है ना, रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी से, तो प्रोग्राम रिसीव होता है। इसी पे बेस्ड है वो। बात समझ में आ रही है? और भी बहुत सारे डिवाइसेस पे बेस्ड है। तो कहने का मतलब मोटी मोटी बात समझ में आई। एलसी सर्किट में या एलसीआर सर्किट में एल और सी की वजह से सर्किट की कुछ अपनी फ्रीक्वेंसी है और एक फ्रीक्वेंसी हम अप्लाई कर रहे हैं। जब दोनों फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएंगी तो रेजोनेंस राइज होगा, करंट मैक्सिमम हो जाएगा। तो ऐसा एलसीआर सर्किट जिसमें करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं? रेजोनेटिंग सर्किट या रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेटिंग एलसीआर सर्किट। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है पर बना देते हैं, कोई बात नहीं। ऐसा एलसीआर सर्किट, यहां ईएमएफ लगाएंगे,
an LCR circuit in which current is maximum. करंट कब मैक्सिमम होगा? जब इंपीडेंस मिनिमम होगा। ऐसे LCR सर्किट को हम क्या कहते हैं? रेजोनेटिंग। यही कहानी है, रेजोनेटिंग सर्किट या रेजोनेटिंग LCR सर्किट। अब मजे की बात, फॉर I टू बी मैक्सिमम Z शुड बी मिनिमम। LCR सर्किट में Z होता क्या है? अभी पढ़ाया, यही होता है। Z मिनिमम कब होगा? अगर मैं ये टर्म 0 कर दूं तो Z मिनिमम हो जाएगा क्या? फॉर Z टू बी 0, ये टर्म कैसी होनी चाहिए? 0। इसकी वैल्यू ओमेगा L। ये आ जाएगी, इसको कहते हैं क्वेश्चन बनता है इस पर, जब हमारी अप्लाइड फ्रीक्वेंसी इसके इक्वल हो जाएगी तो रेजोनेंस हो जाएगा। और छापने पे ध्यान कम दो, जो बता रहा हूं उस पर ध्यान दो। इसको खोल दो ओमेगा को, तो यूं लिख सकते हैं इसको कहते हैं रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। बात समझ में आई? इस पे क्वेश्चन मिलेगा, नोट करिए। W नहीं है, ओमेगा है वो। ये गलती से मैंने 0 लिख दिया, इसको मिनिमम कर लेना। आगे चलते हैं भाई, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद अगर ग्राफ से इसको रिप्रेजेंट किया जाए तो एट कंडीशन ऑफ रेजोनेंस I हो जाता है बेटा मैक्सिमम, Z हो जाता है मिनिमम, और Z की वैल्यू हो जाती है R। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जब भी आपको Z की वैल्यू R दिखाई दे LCR सर्किट में, तो समझ जाना इनडायरेक्टली आपसे रेजोनेंस की कंडीशन की बात कर रहा है। ग्राफ बनाएं तो करंट बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाएगा। और जब करंट मैक्सिमम होगा तो इंपीडेंस मिनिमम हो जाएगा। इधर फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ बनाया जाता है, तो जिस फ्रीक्वेंसी पे करंट मैक्सिमम हो जाता है उसको कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर ओमेगा लिया है तो ओमेगा आ रही है, अगर एफ लिया है तो। बात समझ में आई? इंपीडेंस को शो करें, इंपीडेंस कम तो होगा फ्रीक्वेंसी के साथ, लेकिन 0 नहीं हो पाएगा। कितना हो जाएगा? R। ये क्या है? ओमेगा, ये Z, और यहां पे Z की वैल्यू कितनी हो गई? रेजिस्टेंस की। इतनी बात समझ में आई? ये ग्राफ याद रखिएगा। अब रेजोनेंस की भी क्वालिटी डिसाइड की जाती है ना? क्वालिटी कैसी है रेजोनेंस की? मतलब एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है। तो उसके लिए ये जो ग्राफ बना है करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी,
इसमें जो पीक बना है ये जितना शार्प होगा उतनी अच्छी क्वालिटी होगी। तो यहां एक नया टॉपिक अराइज होता है, क्वालिटी फैक्टर। जिसको हम Q से डिनोट कर देते हैं और इसी को बोलते हैं बेटा शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। शार्पनेस से मतलब है कि जो करंट वाला पीक है कितना शार्प है। वैसे तो इसका डिटेल्ड डेरिवेशन होता है, दो वैल्यू चूज की जाती है फ्रीक्वेंसी की, यहाँ पे ω1, यहाँ पे ω2, और ये जो विड्थ होती है उसको कहते हैं बैंड विड्थ। ठीक है, वो डिटेल डेरिवेशन सिलेबस में नहीं है इसलिए उसको फोकस नहीं करेंगे, सीधी बात करेंगे क्वालिटी फैक्टर निकालने का तरीका। तो क्वालिटी फैक्टर हम ऐसे कह सकते हैं, अभी करवाऊं कल करवाऊं? कर लेते हैं चलो। दो मिनट। सबसे सिंपल शब्दों में कहूं तो कह सकता हूं कि रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस के रेशो को क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। इससे सिंपल नहीं हो सकता, करने को तो बहुत कॉम्प्लिकेट किया जा सकता है इसको। अभी 2 पेज का डेरिवेशन हो जाएगा इसका, बैंडविड्थ निकालेंगे, करंट की वैल्यू निकालेंगे, तब जाके इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन उसकी जरूरत नहीं लगती। इसलिए है ना, डायरेक्ट बात करते हैं जिससे आपके क्वेश्चन हो जाए। तो क्वेश्चन करने के लिए इतनी बात ध्यान रखिएगा, क्वालिटी फैक्टर मींस व्हाट? रेशो ऑफ रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। अब सवाल मन में आता है कौन सा रिएक्टेंस? रिएक्टेंस तो दो होते हैं, एक इंडक्टिव एक कैपेसिटिव। तो भैया रेजोनेंस में तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। अभी बताया एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी, तो कोई सा भी ले सकते हो। कैपेसिटिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस का रेशो भी क्वालिटी फैक्टर है, इंडक्टिव रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस का रेशो भी क्वालिटी फैक्टर है। लेकिन ज्यादा प्रॉपर डेफिनेशन ये कह सकते हैं हम, द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर in case of resonance या at the time of resonance, the voltage drop, the ratio of voltage drop across inductor और कैपेसिटर टू द टोटल या नेट वोल्टेज ड्रॉप इज नोन एज क्वालिटी फैक्टर और क्यू फैक्टर। देखिए जरा समझिए, वोल्टेज भी जितनी इंडक्टर में होती है उतनी कैपेसिटर में होती है, तो कोई सी भी आप ले सकते हो। छूट गया क्या? अबे दोबारा बता दूंगा, कोई आफत आ गई क्या? समझ लो भैया, समझ लो। मैं अपने हाथ से लिख के दे दूंगा, भेजे में उतार लो। ये बात समझ में आई? डेफिनेशन मैंने क्या कहा? Q इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और वोल्टेज अक्रॉस टोटल वोल्टेज। टोटल वोल्टेज किसके इक्वल होगी? रेजिस्टर के इक्वल। समझ रहे बात को? क्योंकि एलसीआर सर्किट में, जिसे नहीं आ रहा और ध्यान से देखो, एलसीआर सर्किट में रिजल्टेंट वोल्टेज क्या होती है? यही तो होती है। जब ये दोनों इक्वल हो गई तो ये किसके इक्वल हो जाएगी? समझ में आ रही बात? VL बोले तो और VR बोले तो बात वही आ गई जो मैंने फाइनली कहा थी। फाइनली मैंने ये कहा था XL और R का रेशो। अब XL क्या है भाई? और ओमेगा क्या है? एट रेजोनेंस ठीक है। ठीक है, यही होगा इनटू एल।
अरे सब तुमने कंफ्यूज कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक कर देते हैं, गड़बड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ओमेगा को लिख सकते हैं 1 बाय, इससे कट के रूट एल हो जाएगा। ये समझ में आया? यूं भी कर सकते हैं, या VL ना लेकर के मैं VC लेता। ये हो जाता। XC 1/ωc, ठीक है। तो सेम तो आएगा यार। कहीं से भी निकाल लो, फाइनल रिजल्ट वो ही आने वाला है। बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आई? तो भाई चाहे आप इससे निकालिए, चाहे आप इससे निकालिए, रिजल्ट सेम ही आना है। इस पे नीट में क्वेश्चन आया था 2-3 साल पहले, अभी एक बहुत सिंपल, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बच्चे गलत करके आए थे। क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बाद में, पहले यहां तक समझ में आया? चलिए स्टडी करते हैं। पावर इन AC सर्किट्स। पावर लॉस या पावर डिसिपेटेड भी कह सकते हो बेटा। तो एक ही डेरिवेशन 4 बार कराऊंगा, मतलब पावर का 4 बार। कैसे जरा समझें। एक बार तो रेजिस्टर के लिए पावर लॉस कितना होगा, एक बार कैपेसिटर के लिए कितना होगा, एक बार इंडक्टर के लिए कितना होगा, और एक बार बचे 4 सर्किट, उन चारों का एक बार। कि एक जनरल एक्सप्रेशन क्या होगा जो कॉम्बिनेशन पे लगेगा, और वो ऐसा होगा कि वो कॉम्बिनेशन पे तो लगेगा ही लगेगा। अगर आप रेजिस्टर पे, इंडक्टर पे, कैपेसिटर पे इंडिविजुअली लगाओगे तब भी काम करेगा। तो फोर्थ वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन नहीं पूछा जाता, रेयरली कभी पूछ लेते हैं, लेकिन आना चाहिए, ठीक है। मैथमेटिकल है, चैप्टर का नेचर पूरा मैथमेटिकल है, अब तक भी मैथमेटिकल चलता है, तो इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन और कुछ नहीं है। तो बारी बारी बात करेंगे। सबसे पहले इन रेजिस्टर, पावर इन रेजिस्टर। डायग्राम सब बना लिए, सब पता है आपको, पहले बहुत बार बना चुके। मेन बात करते हैं, पावर क्या होती है? वोल्टेज इनटू करंट। रेजिस्टर की बात करें तो EMF हमने कितना दिया था, करंट कितना आया था। पावर क्या होती है? वोल्टेज इनटू करंट, यहाँ EMF इनटू करंट, या लिख सकते हैं E0 साइन थीटा इंटू I0 साइन थीटा। लेकिन जब करंट वेरिएबल, पावर वेरिएबल, EMF वेरिएबल, तो पावर भी तो वेरिएबल, और वेरिएबल के लिए क्या निकालोगे? एवरेज वैल्यू। कैसे निकालते हैं एवरेज वैल्यू? कैसे करते हैं इंटीग्रेशन? कैसे करते हैं? जिसको कर रहे हैं, हाँ, कितनी पी? कितनी पी? क्या बताया था मैंने? एक एक करके, हाँ।
जिसका फंक्शन है, फिर बोल देता हूं, जिसका फंक्शन है उसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन अपॉन जिसका फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन। तो इसको थोड़ी समझदारी के साथ लिखा जा सकता है क्या? अब ये थीटा का ही तो फंक्शन है पावर, तो हैंड टू हैंड मत लिखना, समझ लेना। पावर एवरेज मतलब जिसका फंक्शन है उसके रेस्पेक्ट में, थीटा का फंक्शन है तो डी थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन अपॉन जिसका फंक्शन है मतलब डी थीटा का इंटीग्रेशन। कॉन्सेप्ट तो बेटा यही था। अब गणित आती है तो टॉपिक खत्म, गणित नहीं आती तो भी टॉपिक खत्म। अब कौन से वाला खत्म करना तुम देख लो। ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा ठीक है। ई नॉट आई नॉट कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के स्क्वायर क्यूब का डायरेक्ट नहीं करते, आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखें? करवा चुका हूं पहले एक बार, 1 माइनस cos टू थीटा बाय 2। अबे स्क्वायर ही लाना था तो साइन स्क्वायर क्या बुरा था? ये आफ्टर इफेक्ट होते हैं। तो ई नॉट आई नॉट बाय 2, ये वाला 2 भी बाहर निकाल लो तो 2 पाई इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4 पाई। ठीक है। 1 माइनस कॉस टू थीटा डी थीटा के रेस्पेक्ट में 0 से 2 पाई। डी थीटा का इंटीग्रेशन 0 से cos टू थीटा का डी थीटा के रेस्पेक्ट में 0 से, ठीक है। डी थीटा का थीटा और इसका शाबाश ये कितना हो जाएगा? ये भी 0 होता है बेटा, ये भी 0 होता है और 0 माइनस 0 0। इससे कट जाएगा तो हाफ, तो पावर एवरेज आ गई हाफ इंटू ई नॉट इंटू आई नॉट। ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं। और ई नॉट को मैं क्या लिख सकता हूं? आरएमएस की फॉर्म में। ई आरएमएस क्या होता है? ई नॉट बाय रूट 2, तो रूट 2 इंटू, इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, रूट 2 इंटू ई आरएमएस और रूट 2 इंटू, अब ये रूट टू क्या बन जाएगा? 2 और नीचे वाले 2 को कर देगा खत्म। तो पावर का एक्सप्रेशन क्या बना? दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, दोनों से काम हो जाएगा, या एक याद है तो दूसरा अपने आप कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये फॉर्मूला केवल और केवल रेजिस्टर के लिए एप्लीकेबल होगा। हेडिंग रजिस्टर की है, ठीक है, नोट कर लो। देखिए समझिए, ईएमएफ यहां कितना लगाया था? ठीक है। करंट कितना आया था?
इसको ही तो कन्वर्ट करा था साइन थीटा प्लस पाई बाय 2 में, आया तो यही था। पावर वोल्टेज इंटू करंट या ईएमएफ इंटू करंट या ई नॉट साइन थीटा आई नॉट कॉस थीटा, ई नॉट आई नॉट। तो फॉर एवरेज वैल्यू थीटा चेंजेस फ्रॉम 0 to 2 pi in one cycle। तो पी एवरेज, पी का इंटीग्रेशन डी थीटा के रेस्पेक्ट में 0 से 2 पाई, ठीक है। बस सॉल्व करते हैं भाई। ई नॉट आई नॉट साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई बेटा, और ये डी थीटा 0 से 2 पाई। ई नॉट आई नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर ले आते हैं। साइन थीटा कॉस थीटा का इंटीग्रेशन डी थीटा के रेस्पेक्ट में, डी थीटा का थीटा, ई नॉट आई नॉट इसको कैसे करें बताओ कोई? शाबाश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो इसमें ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 2 साइन थीटा बाय 2। ये 2 बाहर आके क्या बना देगा? 4 पाई, और ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा साइन 2 थीटा। प्रोजेक्टाइल में पढ़ा था पहली बार ये फॉर्मूला 11th क्लास में। हाँ कह रहा था, सच में पढ़ा था। चलो अच्छी बात है। ये साइन स्क्वायर मत समझ लेना, साइन 2 थीटा है, और साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है? ठीक, ई नॉट आई नॉट अपॉन 4 पाई माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, ई नॉट आई नॉट माइनस ई नॉट आई नॉट अपॉन 8 पाई, और ये cos 2 इंटू 2 पाई मतलब cos 4 पाई माइनस cos 4 पाई कितना होता है भाई? cos 720 है, 360 हो, 0 हो, 720 हो, क्या आएगा? क्या बात, आई एम इम्प्रेस्ड। 1 माइनस 1 कितना हो गया? कैपेसिटर में कोई पावर लॉस नहीं होता है, बट दिस इज थियोरेटिकली वैल्यू, थियोरेटिकल डिटरमाइंड वैल्यू। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। अभी इंडक्टर करेंगे उसमें भी 0 आएगा, लेकिन दिस इज ऑल्सो थियोरेटिकल वैल्यू। भाई इंडक्टर की कॉइल जो है वो किसी ना किसी मेटल की तो बनी होगी, और मेटल में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा, तो कुछ पावर लॉस तो करेगा। समझ रहे बात को? तो ये मैथमेटिकली जो हम फाइंड आउट करते हैं 0 आता है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। इसीलिए ट्यूबलाइट चली थी किसी जमाने में, अब तो एलईडी आ गए। नोट करिए इसको। ईएमएफ तो वही दिया था बेटा सबको, ई नॉट साइन थीटा। इंडक्टर में करंट आया था माइनस आई नॉट कॉस थीटा। पावर होती है वोल्टेज इंटू करंट या ईएमएफ इंटू करंट, तो पावर हो जाएगी ई नॉट साइन थीटा इंटू माइनस आई नॉट कॉस थीटा माइनस ई नॉट आई नॉट साइन थीटा कॉस थीटा
फॉर एवरेज वैल्यू हाँ वही तो करा था, कैसे कर लो बेटा, मल्टीप्लाई तो यहाँ भी करनी पड़ेगी वहां भी करनी पड़ेगी। फिर क्या बताया एवरेज के लिए, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। जिसका फंक्शन है उसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन अपॉन जिसका फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन। ये हो गया हमारा माइनस ई नॉट आई नॉट साइन थीटा कॉस थीटा इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू डी थीटा अपॉन डी थीटा 0 से 2 पाई, और ये भी 0 से 2 पाई। कांस्टेंट टर्म्स बाहर आ गई। माइनस ई नॉट आई नॉट 2 पाई माइनस 0 और साइन थीटा कॉस थीटा, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि सिंप्लीफाई हो सके। ये बन गया हमारा माइनस ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 पाई और 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाय 2। ये 2 बाहर आ जाएगा तो ये 4 पाई हो जाएगा और ये बन जाएगा साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 इंटीग्रेशन होगा। ये 2 बाहर आ जाएगा और ये नेगेटिव साइन बाहर ले लेंगे तो प्लस ई नॉट आई नॉट 8 पाई कॉस 2 थीटा 0 से 2 पाई कॉस 4 पाई माइनस कॉस 0, इसकी वैल्यू भी 1 और इसकी वैल्यू भी 1। 1 माइनस 1 0, 0 से मल्टीप्लाई होकर सब कुछ 0। तो भैया इंडक्टर में भी पावर लॉस 0 होता है, लेकिन फिर वही बात कहूंगा ये थियोरेटिकल वैल्यू है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। पावर निकाल रहे थे एसी सर्किट्स में, रेजिस्टर हो गया था, कैपेसिटर हो गया था, इंडक्टर हो गया था। आज एक जनरल एक्सप्रेशन निकालेंगे जो सब जगह काम करेगा। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला मिलेगा जो हर जगह काम करेगा, रेजिस्टर कैपेसिटर इंडक्टर पे भी करेगा और कॉम्बिनेशन सर्किट पे भी करेगा। देखिए हम इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट करते हैं, है ना, एसी सोर्स अप्लाई करते हैं और सर्किट में जो करंट ट्रेवल करेगा उस करंट के बारे में पता लगाते हैं। तो ईएमएफ जो हम अप्लाई करते हैं वो होता है हमारा ई नॉट साइन थीटा, लेकिन करंट जो आता है वो कभी लैग करता है कभी लीड करता है ना। तो पिछले केसेस में तो 90 डिग्री से लैग या लीड कर रहा था, लेकिन जरूरी नहीं है हर बार 90 डिग्री से ही लैग करेगा या 90 डिग्री से ही लीड करेगा, वो किसी भी वैल्यू से लैग या लीड कर सकता है। तो करंट की जनरल इक्वेशन एक मान लें तो आई नॉट साइन थीटा प्लस माइनस फाई लिख सकते हैं। फाई यहाँ पे हम मान रहे हैं कि फाई एंगल से वो लैग भी कर सकता है और फाई एंगल से वो लीड भी कर सकता है। अगर लीड कर रहा है तो प्लस फाई और लैग कर रहा है तो माइनस फाई, मैंने दोनों ले लिए। अच्छा, अब पावर क्या होती है, वोल्टेज इनटू करंट या ईएमएफ इनटू करंट या ई नॉट साइन थीटा इनटू आई नॉट प्लस माइनस फाइव। पावर हमारी हो गई ई नॉट आई नॉट साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस माइनस फाइव। आइडेंटिटी खुल के क्या हो जाएगी, साइन थीटा इंटू
साइन थीटा कॉस फाई प्लस माइनस साइन फाई कॉस थीटा, यस ये हो जाएगी। इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा कॉस थीटा साइन फाई। अब हमें चाहिए एवरेज वैल्यू, तो एवरेज वैल्यू के लिए क्या करें, इंटीग्रेट कर देंगे। पावर का इंटीग्रेशन डी थीटा के रेस्पेक्ट में 0 से 2 पाई और डी थीटा का इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई। ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाई प्लस माइनस साइन थीटा कॉस थीटा साइन फाई, डी थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। डी थीटा का तो थीटा हो गया, ई नॉट आई नॉट कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे 2 पाई माइनस 0 और इसको अलग अलग कर सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाई डी थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई प्लस माइनस साइन थीटा कॉस थीटा साइन फाई और डी थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई। ये टर्म निकल के आई तो ये हो गया ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 पाई। यहाँ कॉस फाई कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कॉस फाई बाहर आ गया, अंदर साइन स्क्वायर थीटा इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा लिमिट 0 से 2 पाई प्लस माइनस, यहाँ साइन फाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा का इंटीग्रेशन डी थीटा के रेस्पेक्ट में तो 0 से 2 पाई। बोर्ड भर गया, इसको नोट करिए, फिर आगे काम करते हैं। ये देखिए कोई दिक्कत तो नहीं इतने में अभी तक किसी को? ये 2 बार कर चुके हैं बेटा, ये तो 0 ही आएगा, पता है आपको। साइन थीटा कॉस थीटा का इंटीग्रेशन 0 आता है, इंडक्टर में भी कर चुके, कैपेसिटर में भी कर चुके। यहाँ आइडेंटिटी खोल लेंगे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ई नॉट आई नॉट बाय 2 इंटू कॉस फाई, ये अंदर रह गया 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2 डी थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, ये 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा बेटा, सॉरी 2 पाई था ये मैंने लिखा नहीं, 2 इंटू 2 पाई 4 पाई, ई नॉट आई नॉट अपॉन 4 पाई कॉस फाई 1 माइनस कॉस 2 थीटा इंटू डी थीटा 0 to 2 पाई। डी थीटा के अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ई नॉट आई नॉट बाय 4 पाई इंटू कॉस फाई डी थीटा का इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन डी थीटा के रेस्पेक्ट में 0 से 2 पाई। ये हो गया हमारा ई नॉट आई नॉट अपॉन 4 पाई इंटू कॉस फाई, ये 2 पाई माइनस 0 डी थीटा का थीटा हो जाएगा, लिमिट रखेंगे तो 2 पाई माइनस 0 कॉस 2 थीटा का हो जाएगा साइन 2 थीटा बाय 2, और जब लिमिट रखेंगे तो साइन 4 पाई माइनस साइन 0 बाय 2, ये भी 0, ये भी 0, 0 माइनस 0 0, तो बचेगा क्या, ई नॉट आई नॉट बाय 4 पाई इंटू कॉस फाई इंटू 2 पाई, 2 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, 2 आ जाएगा, ये हो गया हाफ ई नॉट आई नॉट
cos फाइव। और यहां इसी को रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला तो आपका ये बन गया ई नॉट आई नॉट कॉस फाइव, और इसको आरएमएस वैल्यू में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा ई आर एम एस इंटू बाई 2 को ब्रेक कर लो रूट टू, तो एक रूट टू ई नॉट के नीचे आ जाएगा, एक रूट टू आई नॉट के नीचे आ जाएगा, ई नॉट बाय रूट टू हो गया ई आर एम एस, और आई नॉट बाय रूट टू हो गया आई आर एम एस। तो ये फॉर्मूले आपके काम आने वाले हैं। यहाँ cos फाइव की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू r बाय जेड होती है, और इसको हम यहाँ नाम देंगे पावर फैक्टर, क्योंकि बाकी चीजें तो कांस्टेंट है, ये एंगल बदलेगा तो पावर बदलेगी, तो पावर को गवर्न कर रहा है ये वो फैक्टर है, इसको कहते हैं पावर फैक्टर। इसकी वैल्यू लाइज बिटवीन 0 to 1। वैसे भी आप जानते हो cos थीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो सकती है, तो ये कई बार आपसे पूछ लिया जाएगा पावर फैक्टर क्या होता है, किसी क्वेश्चन में पावर फैक्टर कितना है, ये भी निकलवा लिया जाएगा। तो ये जनरल एक्सप्रेशन है, इसकी हेल्प से आपके न्यूमेरिकल्स होंगे, काफी सारे न्यूमेरिकल्स पे बनते हैं। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, नोट कर लीजिए।